जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको हूबहू आने वाला सेम टू सेम एग्जाम में आने वाला प्रश्न बताने वाला हूं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। यह जो सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है और ऐसा एक प्रश्न हर साल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल पहले यहां पर करवा दूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाने का संभावना है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने का संभावना है साथियों। इस बार पूछा जा सकता है विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, वो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा साथियों? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर उसका ऊंचाई है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, तो 8,848 मीटर उसका ऊंचाई है। अगर पूछा जाए साथियों माउंट एवरेस्ट कहाँ में स्थित है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ में है साथियों? यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ में स्थित है साथियों? नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग किस नाम से जानते हैं साथियों? सागर माथा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर जो आपका एग्जाम में आने वाला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पिछले 1-2 महीना में अरावली पर बहुत ही चर्चे हुए थे और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अरावली ने एक मतलब नहीं कोर्ट ने जारी किया था एक नियम कि अरावली पर्वत को काट दिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा। तो ये वाला प्रश्न ज्यादातर चांस है कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहते हैं और यह राजस्थान में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अरावली जो पर्वत है उसका ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा साथियों, अगर मीटर में पूछे तो 1722 मीटर और अरावली पर्वत का ऊंचाई है। याद रखिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और अरावली की ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा 1722 मीटर है। अगर बात करें अन्नाई मुडी का, तो यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। आपका भारत जो है साथियों वो 2 हिस्सा में बटा हुआ है, एक उत्तरी भारत एक दक्षिणी भारत। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछता है दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है साथियों? अन्नाई मुड्डी है। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। 1857 का विद्रोह, जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व, जैसे में 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उसका नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट है कि कानपुर में इसका विद्रोह किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों, कानपुर में इसका विद्रोह किसने किया था? नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने कानपुर से इसका विद्रोह किया था, ठीक है ना। उसी प्रकार से वीर कुंवर से पूछेगा तो वीर कुंवर से आपके बिहार से विद्रोह कर रहे थे। बिहार से कौन विद्रोह कर रहे थे साथियों? तो बाबू वीर कुंवर से कर रहे थे। अगर रानी लक्ष्मीबाई की पूछेगा तो यह झांसी से विद्रोह कर रहे थे। तात्या टोपे की बात करेगा तो यह ग्वालियर से विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट वाले साथियों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए बाबू वीर कुंवर से 1857 की क्रांति में कहां से विरोध कर रहे थे, तो बिहार से कर रहे थे। उसी प्रकार से तात्या टोपे कहां से कर रहे थे? ग्वालियर से कर रहे थे। ग्वालियर झांसी सब एक में मिला हुआ है, तो ये दोनों ग्वालियर और झांसी से कर रहे थे, ठीक है। नाना साहब की बात करें तो ये कानपुर से कर रहे थे, जो कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में पहले आपको बता दें, आज के इस वीडियो में आपको बीएसएससी में आने वाले एकदम टॉप लेवल के प्रश्न को करने वाले हैं। पहले आपको क्लियर कर दे, इसमें जो भी प्रश्न बताएंगे साथियों वो एकदम टॉप लेवल का प्रश्न रहेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगरा नगर, जो आपका आगरा शहर है, उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर
का स्थापना किया था? ये आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका क्या कह रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान जिसका मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था। मतलब ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसका मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था? पोलो को चौगाना भी कहा जाता है, वह कौन सा था? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, जैसे में खेल से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, खेल दिवस आपका 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को आपका क्या मनाते हैं साथियों? खेल दिवस मनाते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। जैसे में आपके एग्जाम में पूछेगा वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि बीएसएससी कार्यालय परिचार में एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों, क्रिकेट में आपका 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बात क्या कह रहा था कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसका मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों, वह कौन सा था, तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसका मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वह कौन सा सुल्तान था जिसका मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किस सुल्तान ने एक नया विभाग अमीर ए कोही, अमीर ए कोही कहने का मतलब है किसानों के लिए एक संस्था का गठन किया गया था, वह कौन सा सुल्तान था जो अमीर ए कोही का स्थापना किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये कृषि के लिए किया गया था। यह किस विभाग के लिए किया गया था? यह कृषि विभाग के लिए किया गया था। ये किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, वो मोहब्बत बिन तुगलक ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा किसने किया था? मोहब्बत बिन तुगलक ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? मतलब पहले क्या था कि ब्राह्मण पर कोई भी टैक्स, कर, ये सब नहीं लगता था, लेकिन दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो याद रखिएगा साथियों, वो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। वह आपका कौन सा सुल्तान हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप अभी तक बीएसएससी कार्यालय परिचारी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेंगे साथियों, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा। पीडीएफ जो रहेगा आपको ग्रुप में ही डाला जाएगा, जो भी वैकेंसी आएगी आपको ग्रुप में ही पता चलेगा। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, ठीक है ना, इस पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। अगर आप वास्तव में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। फिर इधर से जैसे ही मैसेज करेंगे, फिर इधर से आपके पास ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ग्रुप में ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। मैं कहूंगा साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में आप बाद में भी जुड़ जाएंगे, लेकिन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास आपका कह रहा है कि सुल्तान ने खुद को दूसरा सिकंदर कहा था, तो याद रखिएगा साथियों, ऐसा कौन सा सुल्तान है जो खुद को दूसरा सिकंदर कहा था? तो याद रखिएगा, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। वह कौन सा सुल्तान है जो खुद को दूसरा सिकंदर कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करा साथियों, जो कि थोड़ा टफ लेवल का है और आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कि ऐसा कौन सा सुल्तान, ऐसा कौन सा शासक था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर, आप लोग समझ रहे हैं ना, अपने ससुर की हत्या कर दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, वो कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। वह कौन था साथियों? तो अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब हत्या कब किया था? तो 1296 ईस्वी में। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक, ऐसा सुल्तान था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर का हत्या कर दिया था, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल साथियों, जो कि बड़ा है लेकिन आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा कौन सा नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, जो मैदान से निकलती है और मैदान में ही गंगा में मिल जाती है? मतलब सवाल आपका थोड़ा सा समझने वाला है। सवाल आपका क्या करा
है, ऐसा कौन सा नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, जो मैदान से निकलता है, जो मैदान से निकलता है और मैदान से ही मैदान में ही गंगा में मिल जाता है, तो वो आपका गोमती नदी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। गंगा की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, वो आपका गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई आपका भारत में 2525 किलोमीटर है साथियों, याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। सिंधु नदी आपका कहाँ गिरता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सिंधु नदी आपका कहाँ गिरता है, तो याद रखिएगा, ये सबसे पहले तो क्लियर करेंगे सिंधु नदी निकलता कहां से, तो सिंधु नदी आपका तिब्बत से निकलता है। कहां से निकलता है साथियों, तिब्बत से निकलता है, फिर आपका पाकिस्तान से होते हुए कराची में जाकर यह अरब सागर में मिल जाता है। सिंधु नदी कहां में गिरती है साथियों, अरब सागर में गिरती है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द आपका कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा, यह आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है साथियों, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर वेद दिया है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वेद टोटल कितने प्रकार के होते हैं। वेद टोटल साथियों आपका 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। वेद आपका टोटल कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद होते हैं, आप याद रखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, मतलब ऋग्वेद जो है वह किस भाषा में लिखा गया है या उसमें किस भाषा का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा, उसमें ब्राह्मी भाषा जो है, ब्राह्मी भाषा उसको हम लोग कहते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। मूल लिपि कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, जो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा साथियों, अवेस्ता आपका ईरान देश से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, अघन्या यानी नहीं मारने वाला जानवर माना गया है। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर डेली आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का इंपॉर्टेंट क्लास करवाया जाता है। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, डेली रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं, अपने तैयारी में चार चांद लगा रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो आज से आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आज से हमारे साथ जुड़ जाइए, और जो भी सवाल कराएंगे साथियों वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर सवाल करा कि वैदिक काल में ऐसा कौन सा जानवर था जिसको अघन्या मतलब नहीं मारने वाला बनाया गया था, ठीक है, माना गया था। कौन सा जानवर है, तो गाय को हम लोग वैदिक काल में नहीं मारते थे, उसको अनघन्या माना गया है, नहीं मारने वाला जानवर माना गया था, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। जीविकोपार्जन हेतु, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है, यानी अपने जीवन को चलाने हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। उससे हम लोग उपाध्याय कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उपाध्याय कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दो ऑप्शन 563 ईसा पूर्व दिया है, लेकिन यहाँ पर ईसा पूर्व वाला होगा। ईसा पूर्व वाला मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म
गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आखिर है कहाँ में सर? तो लुम्बिनी आपका नेपाल में है बाबू। लुम्बिनी आपका कहाँ में है? नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ में हुआ था? नेपाल में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी एक जगह है, वहां पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा साथियों। गौतम बुद्ध से जो भी इंपोर्टेंट्स वाले साथियों, अभी एक दो प्रश्न आपको करवा दे रहे हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? यानी गौतम बुद्ध की जो माता माता जी थी वह किस वंश से थी? तो उनकी माता जी का नाम था रानी माया, रानी मायावती। जैसे में उनका नाम क्या था, वो बहुत ही मतलब राजा, उनके पिताजी क्या थे? राजा थे भगवान बुद्ध का, ठीक है ना। तो उनके मम्मी जी का नाम था रानी माया। रानी माया जी किस वंश से थे? तो याद रखिएगा वह कौन सा वंश से हो जाएंगे? कोलीय वंश से हो जाएंगे। कौन से वंश से हो जाएंगे साथियों? कोलीय वंश से हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपको ऊपर क्लियर किया था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था साथियों? तो आपको ऊपर क्लियर किए 563 ईसा पूर्व में। कहाँ में हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब है उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यहाँ पर कभी कभी मृत्यु भी आपका दे देगा और कभी कभी आपको देख ही रहे हैं महापरिनिर्वाण भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उनका मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। उनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और बताइएगा आप लोग को आज का क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जो भी सवाल करवा रहे हो सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारियों के लिए एकदम टॉप लेवल का प्रश्न होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। उनको उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मतलब किसके मतलब क्या उसको बोलते हैं? किसके शासन काल में एक तरफ से कह सकते हैं, या किस कौन से जाति के हिसाब से हुआ था, ये आपका सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये किस महात्मा बुद्ध का मृत्यु किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लो के गणतंत्र में हुआ था। किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लो एक कास्ट के हिसाब से है, वो उसके गणतंत्र में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे साथियों? तो यह बुद्ध भगवान के गुरु थे। अलार कलाम कौन थे साथियों? भगवान बुद्ध के गुरु थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, ये वाला फिर से ऐड हो गया यहाँ पर, देखिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? काफी इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म परिवर्तन सबसे पहले कहाँ में किया था? यानी एक तरफ से कह सकते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? तो धर्म धर्म चक्र परिवर्तन को दिया था। यानी धर्म को मतलब आप चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को है आप चेंज कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहला उपदेश कहाँ में दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सभी को पता है। अभी किसके बारे में बात हो रहा था? तो महात्मा बुद्ध के बारे में बात हो रहा था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है साथियों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? जो भगवान बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। कहाँ में दिया था? श्रावस्ती एक जगह का नाम है, उन्होंने वहां पर सबसे ज्यादा उपदेश को दिया था, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। मतलब जब भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया, उसके बाद किसको भगवान बुद्ध का सीट मिला? एक तरफ से उनका किनको स्थान मिला? तो याद रखिएगा साथियों, किनको स्थान मिला? महाकश्यप कश्यप द्वारा, ठीक है ना। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? महाकश्यप द्वारा किया गया। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति ये आपका राजगृह में यानी राजगीर में किया गया था। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है साथियों? याद रखिएगा यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का क्या है साथियों? ग्रंथ है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? याद रखिएगा मिलिंद पन्हो क्या है साथियों? बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है साथियों? आपका बौद्ध ग्रंथ है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, बौद्ध संघ में भिक्षु। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वह कहाँ पर था? ठीक है, यानी यहाँ पर बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश का अनुमति बुद्ध द्वारा दिया गया था, वह कहाँ पर था? मतलब जैसे में कोई स्त्री भिक्षुणी भी बन सकती है, या कहाँ पर दिया गया था? ये आपका सवाल पूछ रहा है साथियों, काफी इंपोर्टेंट है। तो यह वैशाली में दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जातक कथाएं संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। बुद्ध के जन्म से पहले जो कथाएं थी उसको जातक कथाएं के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला नंबर सवाल है साथियों, जैन धर्म का मूल क्या था? जैन धर्म का मूल रूप क्या था? तो याद रखिएगा जैन धर्म का जो मूल था वह अहिंसा था, मतलब कोई भी जीव जंतुओं को नहीं मारना था। यह जैन धर्म का मूल चीज था। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था साथियों? तो याद रखिएगा जमाली था। और जमाली कौन था? वह भगवान महावीर का दामाद था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे साथियों? तो वह गोसाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? गोसाल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों कि मानव पूंजी में क्या शामिल होता है? मानव पूंजी में आपका क्या शामिल होता है साथियों? कुशल श्रम शक्ति शामिल होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर आपका सवाल है साथियों, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ है बताइएगा? तो यह गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसके मिलने से हुआ? तो गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा वहां पर हुआ है। अगला नंबर सवाल है साथियों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? काफी इंपोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 37 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के गठन का मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा साथियों, यह किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है साथियों, किस भारतीय रियासत को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया? ठीक है, याद रखिएगा। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। अगला नंबर सवाल है साथियों, 39 नंबर आपका सवाल है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। 40 नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम बच्चों को देखभाल की शिक्षा से संबंधित है? यानी जो बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र में हैं उनको देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित कौन सा कानून है? तो याद रखिएगा साथियों, वह अनुच्छेद 21 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 से हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों की भुगतान का अनिर्वाता की मुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा साथियों, यह आपका अनुच्छेद 26 में हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? यानी उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों पर, यानी आप अपने घर पर भी झंडा को आप फहरा सकते हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 19 के तहत शामिल है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा नागरिक प्रदान करता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो एकल नागरिकता प्रदान करता है साथियों, आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। अगला नंबर सवाल है साथियों, 25 नंबर सवाल है कि भारत के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं? भारत के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के महान न्यायवादी होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल
राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया? ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अगला नंबर सवाल है साथियों कि ब्राह्मण समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1888 ईस्वी में ब्राह्मण समाज का स्थापना किया गया था। अगला नंबर सवाल है साथियों कि मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, यह कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकता कितने अंतराल का होता है? तो वह 6 महीने का होता है, याद रखिएगा। संसद के दो सदन होते हैं साथियों, याद रखिएगा, एक पहला आपका लोकसभा हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा साथियों? राज्यसभा हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा क्या होता है साथियों? राज्यसभा होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय